हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो ईरान और अमेरिका के बीच या ईरान या ट्रम्प के बीच जो मामला चल रहे हैं वो एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर है एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये जंग होगी। सवाल ये है कि इस जंग के पीछे ट्रम्प का क्या मकसद है। ट्रम्प का जो मेन मकसद है वो ये है कि दुनिया भर की जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो अर्थ मिनरल्स हों, गैस हो, पेट्रोल हो, उसके ऊपर उसका कब्ज़ा हो जाए। और जब वो कब्ज़ा हो जाएगा तो वो फिर रूस और चाइना को भी मजबूर करेगा उन्हें डिक्टेट करने के लिए। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है। अब आप उस तरह की कंडीशंस लोगों पे लगा रहे हैं या जिस पे चाहे सैंक्शंस लगा देते हैं एक तरफा। आप चाहते हैं उधर मिडिल ईस्ट में आपका रिप्रेजेंटेटिव इजराइल है, तो आपको सबसे टॉप पर तो अमेरिका का इंटरेस्ट ज़ाहिर लेकर आप चल रहे हैं, और दूसरे साथ साथ आप इजराइल को भी कंप्लीट फॉर आने वाले ज़माने के लिए भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। इस सिलसिले में आप देखिए, आपने इराक को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह कर के झूठा इल्ज़ाम लगा करके उसे तबाह किया। वहाँ पर सिर्फ गलती ये हुई थी कि इराक ने उन्हें परमिशन दे दी थी कि मैंने सब ने अपने स्क्वाड मिसाइल्स वगैरह तबाह कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल बेसहारा हो गया था, और फिर आपने वो सब करवाने के बाद उन पर अटैक किया, उन्हें बर्बाद किया। लीबिया को आपने बर्बाद किया, अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया, और जहाँ तक इजिप्ट का है उसे तो पहले ही 1967 की वार के बाद उसे का इतना नुकसान हुआ कि उसे समझौता करना पड़ा सबसे पहले इजराइल से, रिकॉग्नाइज भी किया। अब हो वही रहा है कि इराक का पूरा तेल और गैस आपके कंट्रोल में है, लीबिया के यूरोप के कंट्रोल में है। आप जैसे चाहे उसे बेच रहे हैं, जैसे चाहे कर रहे हैं। सिर्फ आपको एक ख़तरा है, वो है ईरान से। तो ईरान पे एक तो जून में वार हुई 12 दिन की, और उसमें ये हुआ कि आप नेगोशिएट भी कर रहे थे, न्यूक्लियर पावर की बात होती, न्यूक्लियर आर्म्स की बात था इशू, और 4-5 राउंड की बात हो गई थी, दूसरे राउंड की आखिरी होने वाली थी। उसी बीच में इजराइल ने अटैक कर दिया और अमेरिका ने भी उसे ज्वाइन कर लिया, और रिजल्ट सबके सामने है कि ईरान का नुकसान तो हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की मार इजराइल के ऊपर पड़ी वो सबके सामने है। इजराइल उस वार में ईरान ने सीज फायर के लिए नहीं कहा, अमेरिका के जबकि बेस के ऊपर अटैक भी किया ईरान ने, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। उसके बावजूद ये सोचा जा रहा था कि ये बहुत बड़ी वार होगी, लेकिन इजराइल का दबाव इतना था अमेरिका पे कि किसी तरह से हमारी जान बचाओ, और इट वाज ऑन अमेरिकन रिक्वेस्ट कि सीज फायर हुई, और ईरान भी नहीं चाहता था कि लंबी वार चले, और ठीक हो गया। अब इधर जून से अब तक 8 महीने तकरीबन हो गए, तैयारियां हो गई दोनों तरफ। तो वही समझते थे कि ईरान को अब दोबारा घेरा जाए, क्योंकि ईरान इनकी नज़रों में खटक रहा है, इनकी ही नहीं अरब्स कंट्रीज़ की भी। अरब्स को भी ये दहशत बैठा दी गई कि अगर ईरान स्ट्रॉन्ग होता है तो उनकी तबाही का कभी भी ये सबब बन सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ईरान ने किसी के खिलाफ एग्रेशन नहीं करी, और इन्हें यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका क्या करता है। पहले ईरान को सपोर्ट दे करके सद्दाम के ऊपर अटैक कराया था, फिर सद्दाम को सपोर्ट दे करके ईरान पे कराया था, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। दिस इज द रूल। उसके बावजूद इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो
अब जो हो रहा है वो ये है कि इन्होंने जो नेगोशिएशन चल रही हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ट्रम्प ने 4 शर्तें रखी हैं। पहले तो कि न्यूक्लियर आर्म्स या न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है उसे आप ख़त्म करेंगे कंप्लीटली। नंबर 2 उन्होंने रखा है कि आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसे आप ख़त्म कर देंगे और उन्हें सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तीसरा रखा है कि जो आपके रीजनल अलाइंसेज हैं जिन्हें प्रॉक्सी कहते हैं, हिजबुल्ला है, हुतीज़ हैं, हमास हैं, उनसे किसी तरह का राब्ता नहीं रखेंगे, उन्हें कोई मदद नहीं करेंगे। और चौथा आपने रखा है कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था डिमॉन्स्ट्रेशंस में, चूँकि देवर स्पॉन्सर्ड बाई इज़राइल एंड अमेरिका, CIA और मोसाद, तो वो तो इनके आदमी थे और इन्होंने उन्हें एश्योर किया था कि आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का ज्यादती नहीं होने देंगे। तो नो दे आर इन डेंजर। तो आप डिक्टेट कर रहे हैं कि उन्हें का कोई एग्जीक्यूशन या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ईरान ने जवाब में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उन्होंने कोई अपनी चीज़ों में कोई चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा यहाँ तक तो ठीक है कि हम न्यूक्लियर आर्म्स नहीं बनाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है फॉर द सेक ऑफ नॉन मिलिट्री यूज़ वो हमारा राइट है, उसे हम करेंगे। तो इस पे उन्होंने यहाँ तक इस पे तैयार हैं कि जो हमने 60% एनरिचमेंट कर भी लिया विच इज़ वेरी क्लोज टू मेकिंग द बॉम्ब, उसे भी हम डाउन करके 30% या 20% पे ले आएंगे। दूसरी चीज़ें हैं, तीनों डिमांड्स कि बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दीजिए और बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा नो, दिस इज़ ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, इसे हम बंद नहीं करेंगे। उसी तरह से उन्होंने अपने एलाइज को कहा कि उन्हें हमें डिसऑन नहीं कर सकते और एग्जीक्यूशन पे। तो अब सवाल ये है कि बात कैसे बढ़े। पहले मस्कत में बात हुई इंडायरेक्ट, उसके बाद जेनेवा में बात हुई और हर बार ये आ रहा है कि बातें बहुत ठीक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जब जो आपकी डिमांड है ट्रम्प साहब की, उस किसी भी डिमांड को एक्सेप्ट नंबर 1, जो शुरू में भी यही थी कि जो आप आर्म्स बनाना चाहिए, जो आप न्यूक्लियर आर्म्स बनाना चाहते हैं वो ना बनाएं, न्यूक्लियर बम ना बनाएं, तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि ठीक है वी एग्री, नहीं बनाएंगे। लेकिन बाकी जो शर्त है उस पर तो वो तैयार नहीं है और इनका ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसे करना पड़ेगा। और साथ साथ बातें भी चल रही हैं और उसके साथ साथ वहाँ से उनके जहाजी बेड़े और उनके आर्म्स, एमुनिशन, उनके सोल्जर वो सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब देखना यह है कि इसके नतीजे क्या होंगे। देखिए, ना तो ये इराक है ना ये लीबिया है। ईरान अल्लाह से डरता है, किसी से डरता नहीं। इसमें दो राय नहीं कि अगर जंग होती है, जो होगी अंदाजा ये होता है, तो उसमें फाइनली तो नुकसान ईरान का बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सुपर पावर है अमेरिका, इसे डिनाई नहीं कर सकते। तो दे विल बी एट लॉस। लेकिन उससे पहले ईरान वो कर देगा जो पूरी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में अमेरिका या कोई यूरोपियन ये सोच भी ना सके कि किसी के ऊपर अटैक कर दिया। ये अटैक करने के लिए तभी तक तैयार है कि हम दूसरों को मार दें, तबाह कर दें और हमारा कुछ ना बिगड़े। अभी तक यही होता था। इस बार ईरान ने कह दिया है कि नंबर 1 तो ये शॉर्ट टर्म नहीं होगी जो आप चाहते हैं कि आपने खेल कर दिया, 2-4-10 जगह हमारे खूब डिस्ट्रक्शन किया, 1-2 जगह हमने आपके ऊपर कर दिया और सीज फायर। उन्होंने कहा ये होगी ऑल इन ऑल आउट। ऑल आउट का मकसद ये है कि इनके जो 10-20 बेड़े हैं या इनके जो वो हैं मिडिल ईस्ट के अंदर आर्मी बेस, कि उन सब के ऊपर वो हमारे रेंज में है, हम उनके ऊपर सब के अटैक करेंगे। और उसमें जो इनके जहाजी बेड़ा है उसमें ख़ास तौर से 5-7 हज़ार उसमें सोल्जर्स हैं, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, सबको डुबा देंगे। और उसका वो इंतज़ाम किया। यही वजह है कि ईरान के ऊपर इतना दबाव चल रहा है महीना भर से, और ये हो रहा है कभी होता है 24 आवर्स में अटैक हो जाता है, कभी होता है 2 दिन के बाद हो जाएगा, अब कहा जा रहा है सैटरडे तक हो जाएगा। मे बी नथिंग, इट इज़ पॉसिबल, हो भी सकता है। लेकिन क्यों इतना टाइम लगा अमेरिका को?
अमेरिका को अंदाजा है कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। हालांकि अगर अरब्स के ऊपर अटैक जो अलाइज है और उधर से कोई रिएक्शन होता है तो फिर आर्मी बेचने और जगह पर भी अटैक होंगे। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, ये धोखा है इन अरब्स को कि उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। उसका भी मकसद ये है कि अरब्स की भी इतनी पिटाई अगर हो जाए, वो इतने कमज़ोर हो जाए, जिससे कि जो इस वक्त को इंडिपेंडेंटली कुछ हद तक तेल को बेच रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उस पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। जब वीक हो जाएंगे तो ज़्यादा आप कब्जा कर लेंगे। तो ये उसकी नीयत है, उसका कोई और मकसद नहीं। आप यूक्रेन में आइए, यूक्रेन में आप कह रहे बार बार उस पर दबाव दे रहे हैं कि आप समझौता रशिया से करिए, और आप उसका इंटरेस्ट यूक्रेन का 1% भी नहीं देख रहे हैं। आप रशिया के फेवर में सब कुछ कर रहे हैं, और रशिया तब भी तैयार नहीं, पुतिन, चूँकि आपको जानता है आप मक्कार हैं, आप क्रिमिनल हैं, आप किसी का साथ नहीं देते हैं। वो उसने भी रख दी कंडीशन कि सीज फायर जो होगी, जिन सिटीज़ पर हमारी जंग चल रही, जो हमने ले लिया वो तो पूरा हमारा है ही है, लेकिन जिसे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आप हमें देंगे। और ये दबाव यहाँ तक दे रहा है, कभी तो कहता है कि आप तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ही नहीं, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट साहब है, कभी कहता है आपको तो मैंडेट ही नहीं, उसे थ्रेट कर रहा है कि आप साइन करिए। क्यों? क्योंकि ना यूरोप का है वो, ना किसी और का है। वो चाहता ये कि अगर वहाँ पर किसी तरह सीज फायर हो जाए। और ज़रा गौर देखिए, जिस वजह से जंग इस पर हुई कि वो नाटो का मेंबर बनना चाहता था, और रूस का ये कहना था कि आप नाटो का मेंबर ना बने, न्यूट्रल स्टेट रहिए, क्योंकि नाटो में इस मेरे बॉर्डर के ऊपर नाटो की फोर्सेस खड़ी हो जाएंगी, एंड आई विल रिमेन बिजी विद दैट। लेकिन ये नहीं बाज आया। अब ये कह रहे हैं कि नाटो का मेंबर भी आप ख्वाब छोड़ दीजिए, कभी ज़िंदगी में नहीं बनेंगे, और जो टेरिटरी उसने ले ली वो भी उसी के पास है, दैट इज अराउंड 30% ऑफ द कंट्री एरिया। तो इस तरह का समझौता होता है, लेकिन वो चाहता है कि सीज फायर हो, और फिर वो जो ज़मीन है रूस वाली कब्जाई हुई वो रूस पर रहे, और जो इनके पास है ये इतने कमज़ोर हो गए कि इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होगी, रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे हम वहाँ, और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसे हम एक्सप्लॉइट करके उसे बेचेंगे और उस पर कब्जा करेंगे। तो ये किसी के नहीं है, ये हर मुल्क को सोचना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो। चाइना और रूस तो समझते हैं सब अच्छी तरह से, और यही वजह है कि चाइना और रूस ने वो सोफिस्टिकेटेड, वो अपनी आर्मी तो नहीं भेजेंगे, लेकिन उन्होंने वो सब हथियार और लॉजिस्टिक सब भेज दिए है ईरान को, कि ईरान को जो ये समझते थे कि इट इज़ ईजी गोइंग, ये ईजी गोइंग नहीं है, ये रीजनल वार होगी और इतनी बड़ी होगी। दूसरी चीज़ आप देखते हैं, अफ़गानिस्तान तो एक बहुत मामूली कंट्री था, एक बहुत कमज़ोर कंट्री था, लेकिन अफ़गानिस्तान में 20 साल जंग रही और आपको छोड़ के जान बचा करके भागना पड़ा। वियतनाम में आपको यही हुआ, और ये ईरान मामूली कंट्री नहीं। ठीक है, हो सकता है आप चाहते हैं इजीली रजीम चेंज हो जाए, आप अपना आदमी बैठा दें। आपने तो अफ़गानिस्तान में भी अपना आदमी बैठाया था, इराक में भी अपना बैठाया, इराक में भी अब जो हालात है आप देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान में बैठाया और उसे भी छोड़ के भागना सब लोगों को पड़ा। तो यहाँ भी 20 साल तक आप निकल नहीं पाएंगे ईरान से। और दूसरी तरफ ईरान अगर ये वार होती है, जिसके चांसेस 90% नज़र आ रहे हैं, तो इजराइल दुनिया के मैप से ख़त्म हो जाएगा। तो भूल जाइए, यही आप चालाकी उसमें कर रहे हैं। गाजा में आपने एक पीस कमेटी बना दी, लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे, अरे आप डेवलप करेंगे, डेवलप करने की ज़रूरत ही क्या है, आप डिस्ट्रक्शन होने ही क्यों देते हैं। बोस्निया में आपने ये किया कि लाखों आदमी जब आप मार दिए गए तब आप इंटरवीन करते हैं, व्हाई नॉट इन द बिगनिंग। वहाँ और तो रेप किया, उन्हें क्या क्या वहाँ हुआ, किस तरह से कत्लेआम हुआ, आप चुप बैठे रहे, और जब सब तबाही हो गई उसके बाद आप इंटरवीन करते हैं। वही यहाँ आप कर रहे हैं गाजा में। गाजा में आपने 2 साल तक जंग चलने दी, एक तरफा, वो तो कंट्री भी नहीं है गाजा, उनके पास तो ना तो तोप है, ना उनके पास गोले हैं, ना उनके पास मिसाइल है। आपने क्या किया? आप नहीं बोले, पूरा अरब वर्ल्ड चुप रहा आपकी दहशत में। और उसके बाद अब सीज फायर हुई, जब सब तबाह हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो अब आप दुनिया से पैसा इकट्ठा करेंगे, उसे डेवलप करेंगे, और वहाँ जो भी रिसोर्सेज है उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे, उस पर कब्जा करेंगे, उसे बेचेंगे। तो ये लोग ऐसा नहीं, आपकी सोच ये है कि हम तो न्यूक्लियर रहें, और आपके जो अलाइज हैं यूरोप में या इजराइल, वो तो रहे न्यूक्लियर, लेकिन कोई और दूसरा कंट्री न्यूक्लियर ना हो। क्या ये ईमानदारी? अगर वाकई न्यूक्लियर बुरा है
तो आप भी ख़त्म करिए। इजराइल के यहाँ भी भेजिए आप इंस्पेक्टर्स, वहाँ कोई चेकिंग नहीं, ईरान में चेकिंग होती है। तो ये बहुत चल चुका है, ये अब बहुत दिन नहीं चलेगा। बी श्योर। थैंक यू वेरी मच। यही मुझे कहना था कि बहुत ख़तरनाक टाइम आ रहा है, और इससे सिर्फ ये लोग मिडिल ईस्ट या ईरान या इजराइल तक ही नहीं रहेगी, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, हमारे ऊपर भी पड़ेगा। महंगाई का, चीज़ों का, तेल का, आप सोच नहीं सकते इससे जो बर्बादी होगी। और जो पॉसिबिलिटी है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया हो, और अगर ऐसा होता है तो न्यूक्लियर बम का यूज़ करेगा। थैंक यू वेरी मच।